क्या रूस यूक्रेन जंग में ड्रैगन की एंट्री हो चुकी है? क्या पुतिन जिनपिंग का गठबंधन नेटो के लिए महामुसीबत बनने वाला है? क्या किसी भी क्षण थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज होने वाला है? दरअसल ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है। इसके पीछे की वजह भी है। पहली बार चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का आक्रामक होना, पहली बार ड्रैगन कंट्री के सुपर लीडर का बारूदी ऐलान करना, पहली बार यूक्रेन अमेरिका समेत पूरे नेटो के संघार की बात करना। जी हां, लाल सुल्तान की जंगी सनक ने कीव से वॉशिंगटन तक कोहराम मचा दिया है, क्योंकि जिनपिंग ने खुलेआम यह ऐलान किया है कि अगर चीन जंग में उतरा तो फिर नेटो के खात्मे को ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बयान जो दुनिया के तमाम अखबारों की हेडलाइन बन गया, एक बयान जो इंटरनेशनल मीडिया की बिग ब्रेकिंग न्यूज बन गया, एक बयान जिसके सामने आने के साथ ही सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया, एक बयान जिसने कीव से वॉशिंगटन तक सनसनी मचा दी, क्योंकि उस बयान में जिक्र था महाविनाश का। उस बयान में जिक्र था वर्ल्ड वॉर का। उस बयान में जिक्र था आधी दुनिया की तबाही का। पहली बार रूस यूक्रेन जंग में ड्रैगन ने सीधी दखल दी। पहली बार रूस यूक्रेन पर चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी। The Chinese President Xi Jinping sending a direct message to the West and Beijing support for Moscow. पहली बार ड्रैगन कंट्री के सुप्रीम लीडर ने महाशक्ति अमेरिका समेत रूस के तमाम दुश्मन मुल्कों को खुलेआम वार्निंग दी। आखिर क्या है, ये भी देख लीजिए। दुनिया के तमाम मुल्क चीन पर आरोप लगाना बंद करें। अब तक हमने रूस की कोई भी मदद नहीं की है, लेकिन अगर हमने रूस की मदद करने का फैसला लिया तो फिर कयामत आने से भगवान भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मौजूदा वक्त में दुनिया का हर देश यूक्रेन की मदद कर रहा है। ऐसे में अगर वर्ल्ड वॉर 3 के हालात बने तो यकीनन हम रूस के साथ खड़े होंगे। फिलहाल अभी के लिए हम शांत हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे रूस अकेले ही दुनिया के 50 देशों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बीते 15 महीनों में रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, मगर पहली बार जिनपिंग इस कदर आक्रामक हुए, पहली बार रूस के तमाम दुश्मनों को सीधी चेतावनी दी। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने भी जिनपिंग के ऐसे तेवर नहीं देखे थे। उनकी जुबान से इतने तल्ख बारूदी बयान नहीं सुने थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिनपिंग आग बबूला क्यों हुए? क्यों उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन को ही आड़े हाथों लिया? क्यों तीसरे विश्व युद्ध की बात की? क्यों आधी दुनिया के विनाश का ऐलान किया? तो उसकी वजह है जिनपिंग के भड़कने की वजह नंबर 1, नेटो की तरफ से चीन पर रूस की सैन्य मदद का आरोप। जिनपिंग के भड़कने की वजह नंबर 2, ईस्टर्न फ्रंट पर नेटो के 22 देशों की एयर डिफेंडर ड्रिल। जिनपिंग के भड़कने की वजह नंबर 3, व्हाइट हाउस में नेटो चीफ और बाइडेन के बीच मुलाकात। जिनपिंग के भड़कने की वजह नंबर 4, रूस के खिलाफ वॉर जोन में नेटो देशों की सेना का उतरना। जिस तरह नेटो के तमाम देश अमेरिका की अगुवाई में रूस की घेराबंदी कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं,
और इसके साथ साथ चीन पर रूस का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। उससे चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग का माथा ठनक गया। शायद यही वजह है कि इसी साल मार्च में जब जिनपिंग और पुतिन के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई, करीब 4 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच हाई लेवल टॉक हुई। उस दौरान भी ये चर्चाएं सामने आई कि जल्द ही जिनपिंग रूस की मदद के लिए हथियारों की सप्लाई कर सकते हैं। रूस का साथ देने के लिए चीनी ब्रिगेड वॉर जोन में भी उतर सकती है। खैर, उस वक्त तो चीनी प्रेसिडेंट की तरफ से यह बयान सामने आया कि वो रूस का साथ हर कीमत पर निभाएंगे, हर हालात में रूसी प्रेसिडेंट के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस बार तो जिनपिंग ने दुनिया के सामने खुलेआम ऐलान कर दिया है और इसके बाद से रशियन मीडिया पर चीनी सैनिकों की बेलगरोद में तैनाती की खबरें परवाज भरने लगी। यकीन मानिए, अगर चीन सीधे तौर पर रूस के साथ जंग में खड़ा हुआ, अगर ड्रैगन की खूंखार फौज ने युद्ध में एंट्री मारी, अगर चीन ने अपने विनाशक हथियारों की फौज नेटो के खिलाफ उतारी, तो फिर बैटल ग्राउंड का कोना कोना भीषण बारूदी कोहराम से थर्रा उठेगा। ऐसा एटमी जलजला आएगा जिसके चलते कई मुल्कों का वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। यह सिर्फ आशंका नहीं है, बल्कि जिनपिंग के ताजा बयान से यह साफ हो चुका है कि ड्रैगन कंट्री ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वो किसके साथ खड़ा होगा, किसके खिलाफ लड़ेगा, वो भी संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ रूस यूक्रेन जंग के चलते दुनिया दो खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है, ठीक वैसे ही जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था। मतलब ये कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के यलगार के साथ ही धरती के महाविनाश का काउंटडाउन ऑन हो चुका है और इसकी आशंका खुद नेटो का ही एक देश जता चुका है। पश्चिमी देश कीव और मॉस्को के बीच शांति वार्ता के इच्छुक नहीं है। जैसे हालात बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि अब किसी भी कीमत पर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम नहीं हो सकता। यानी एक तरफ जिनपिंग की बारूदी वार्निंग, दूसरी तरफ नेटो के जंगी तेवर इस बात का सीधा संकेत है कि तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबने वाला है। रूस यूक्रेन जंग की आग पहले से ज्यादा भड़कने वाली है। इंतजार है तो सिर्फ एक चिंगारी की, और यकीनन नेटो की एयर डिफेंडर एक्सरसाइज इस माहौल में आग में घी डालने का काम करेगी। ताइवान से अमेरिकी नागरिकों को निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका तैयारी कर रहा है, अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए प्लान बना रहा है। ताइवान में चीन की बढ़ती घुसपैठ के बाद यह फैसला लिया गया है। अमेरिका को ताइवान पर चीन के हमले का बड़ा खतरा है। जिस मकसद से ब्रिटेन ने यूक्रेन को अपना चैलेंजर 2 टैंक भेजा था, वो अब कामयाब होता दिख रहा है। इस ब्रिटिश टैंक की बदौलत डोनेस्क में यूक्रेन के सैनिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चैलेंजर टैंक के प्रहार से रूस के सैनिकों के हौसले पस्त हैं और डोनेस्क के 4 गांव यूक्रेन के कब्जे में आ चुके हैं। रूस भी यूक्रेन के काउंटर अटैक को नाकाम बनाने के लिए पलटवार कर रहा है। लेकिन बाखमुत में एक बार फिर यूक्रेन की फौज
आगे बढ़ रही है। तबाही दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन जंग ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि धमाकों का दौर थम नहीं रहा है। यूक्रेन के काउंटर अटैक और उसके इफेक्ट पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप भी देखिए। नया हौसला, नया जोश और नए हथियारों के साथ शुरू हो चुका है एक बहुत बड़ा हमला। जिसमें हर सेकंड यूक्रेन की फौज रूस पर हावी होने की कोशिश में है। एक तरफ यूक्रेन का सबसे बड़ा काउंटर अटैक है, तो दूसरी तरफ अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस लाइन। युद्ध से जुड़ी अब हर खबर, हर अपडेट का इंतजार अब पूरी दुनिया को है, क्योंकि इसे युद्ध का फाइनल राउंड माना जा रहा है, जिसमें नाटो समेत यूक्रेन के मददगार तमाम देश रूस की हार देखना चाहते हैं और एंटी अमेरिकी कंट्री रूस की विक्ट्री चाहते हैं। यूक्रेन की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। वॉर जोन में पश्चिमी देशों के हथियारों का घातक प्रहार शुरू हो चुका है। वॉर जोन का जर्रा जर्रा दिन रात बारूदी धमाकों से कांप रहा है। बेलगोरोद के पास शेबकीनो में रूस की सेना इस वक्त सरकार विरोधी गुट का सामना कर रही है। यहीं यूक्रेन की सेना भी मौजूद है। हमले का दूसरा अहम पॉइंट है बाखमुत। यूक्रेन की 3rd सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड बाखमुत को कब्जे से छुड़ाने की जंग पर है। तीसरा पॉइंट वेलाइका नोवोसिल्का है। यहाँ यूक्रेनी फौज ने रूस के सैनिकों को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ भयंकर जंग चल रही है। चौथा मोर्चा ओरिखीव का है। यहाँ भी भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन की सेना को यहाँ काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। यानी यूक्रेन स्ट्रेटेजी में एक बार फिर पूर्वी इलाके को अहमियत दी गई है। डोनेस्क इलाके में यूक्रेन की सेना को कामयाबी भी मिली है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक यूक्रेन ने 3 गांवों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने अब तक ब्लाहोदात्रे, माकारेवका और नेस्कुचने गांव पर कब्जा कर लिया है। सोमवार शाम को डोनेस्क को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने आगे बढ़ते हुए एक और गांव पर कब्जा जमा लिया है। चौथे गांव का नाम स्टोरोजोव है। यूक्रेन की इस कामयाबी का श्रेय ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक को दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी डोनेस्क में यूक्रेन के सैनिक 14 चैलेंजर टैंक के स्क्वाड्रन के साथ अटैक कर रहे हैं। रूस की सेना बीएमटी टर्मिनेटर से लैस है, तो वहीं रशियन T-72 टैंक पर भी चैलेंजर टैंक भारी पड़ रहा है। यूक्रेन के सैनिक चैलेंजर टैंक पर लगे 12 mm राइफल और 7.62 mm की मशीन गन से रूसी ठिकानों पर भारी गोलीबारी कर रहे हैं। चैलेंजर 2 टैंक की स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। इसकी ताकत है 120 मिलीमीटर लंबी L30A1 गन। ये अपनी मेन गन से 50 राउंड फायर कर सकता है। एक्सप्लोसिव स्क्वैश हेड फायर कर सकता है। जगह खेरसोन, तारीख 11 जून। रूस का प्रचंड प्रहार, नष्ट हो गए हथियार। रूस से सटे खेरसोन में जबरदस्त जंग चल रही है। रूस की सेना की जबरदस्त गोलाबारी से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रविवार को रूस के सटीक निशाने से यूक्रेन को अपने कई बड़े और घातक हथियार गंवाने पड़े। यूक्रेन का एक AD-30 होवित्जर यूनिट तबाह हो गया। इसके अलावा एक ग्रैड रॉकेट लॉन्चर में भी आग लग गई। रूस के बारूदी प्रहार से खेरसोन में तैनात
ओसा AKM एयर डिफेंस भी जलकर कबाड़ बन गया। खेरसॉन के युद्ध में 3 यूक्रेनी जवानों के मरने की खबर है, जबकि कई सैनिक जख्मी हो गए। यूक्रेन के ड्रोन भी लगातार रूस को शॉक दे रहे हैं। देखिए कैसे एक रशियन टैंक को ड्रोन अटैक से तबाह कर दिया गया। यह हमला यूक्रेन की 14th सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने किया। तावरिया इलाके में एक रशियन बेस पर भी ड्रोन से हमला हुआ। हमले के बाद कई धमाके हुए और दावा किया गया कि रशियन आर्मी का यह ठिकाना तबाह हो गया है। दावा है कि यहां रूस के एक नहीं बल्कि 3 हथियार गोदाम थे, जो धमाके में पूरी तरह से बर्बाद हो गए। दावा किया जा रहा है कि यहां रशियन आर्मी की 5 कंपनी मौजूद थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना बड़ा है। जगह लीमन, यूक्रेनी बटालियन तबाह, रूस का बारूदी प्रहार। हालांकि दावा किया जा रहा है कि लीमन में रूस ने यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यहां यूक्रेन की एक पूरी बटालियन को खत्म करने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कई टैंक और तोप और आर्टिलरी के साथ करीब 50 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। इस बीच क्रीमिया पर फिर यूक्रेनी एजेंट्स के हमले का शक है। क्रीमिया में एक रेलवे लाइन पर विस्फोट हुआ। ट्रैक पर विस्फोट के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन से उतरने के बाद मालगाड़ी के डिब्बे पलट गए। बेल्गोरोद पर भी यूक्रेन की गोलाबारी लगातार जारी है। 24 घंटे में यूक्रेन से 170 बार गोलीबारी हुई है। बेल्गोरोद पर यूक्रेन मोर्टार से हमला कर रहा है। बेल्गोरोद में धमाके के लिए ग्रेनेड लॉन्चर का भी इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद रूस ने मजबूत डिफेंस लाइन तैयार की है। रूस ने 3 लाइन सिस्टम बनाया है, जिसके तहत रूस ने बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर माइंस लगाई हैं। टैंक को रोकने के लिए एंटी टैंक गड्ढे खोदे गए हैं। 30 किलोमीटर एरिया में रूस ने कई सुरंग बना दी है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक के युद्ध में रूस ने इतनी बड़ी तैयारी नहीं की थी। रूस का फोकस यूक्रेन में घुसने पर था, लेकिन पहली बार रूस अब अपनी जमीन को बचाने के लिए फिक्रमंद नजर आ रहा है। रूस ने चैलेंजर टैंक से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर T-90 टैंकों को बॉर्डर पर रवाना किया है। टैंकों को ट्रेन से बॉर्डर पर भेजा गया है। तैयारी दोनों तरफ जबरदस्त है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा धमाके और तबाही की तस्वीरें आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग में 11 जून तक बीते 24 घंटे में 2 ऐसे पल आए हैं जब न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती थी या फिर सीधे अमेरिका रूस टकरा सकते थे। लेकिन वो पल बारूदी विनाश की सनसनी दुनिया में फैलाकर गुजर गए। इसमें एक था खेरसॉन की उस इमारत पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला, जहां रूस के उप प्रधानमंत्री पहुंचे थे, और दूसरा था ब्लैक सी में रूस के एक और जहाज पर हमले की कोशिश, वो भी अमेरिका की निगरानी में। लेकिन कैसे टल गया विश्व युद्ध का ये बवंडर, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। आधे से ज्यादा यूक्रेन तबाह हो चुका है। नाटो के हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने का यह अंजाम इस समय दुनिया देख रही है। लेकिन ना तो मरिन्स्की पैलेस में बैठे थिंक टैंक अंजाम का सही अनुमान लगा पा रहे हैं, ना ही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का नाटो पर भरोसा कम हो रहा है। नतीजतन नाटो से मिले हथियारों के सहारे यूक्रेन की फोर्स को कहां हमला करना है, इसकी रणनीति बनाकर जंग को और ज्यादा भड़काया जा रहा है। लेकिन रूस हर मोर्चे पर मुस्तैद है। चौबीस घंटे यूक्रेन के 2 हमले रूस की मुस्तैदी से टले। जिस मानव रहित बोट को आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन की आत्मघाती नौका है।
ये वही बोट है जिसके जरिए कर्च ब्रिज को निशाना बनाने का दावा किया गया और अब इसी बोट से रूस के टोही जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन को इन आत्मघाती ड्रोन नौका के सहारे कोई बड़ी कामयाबी मिलती, रूस ने इस नौका को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोन बोट को जिस जहाज से टारगेट किया जा रहा है, ये वही शिप प्रियोजोवे है और सामने तबाह हो रही है यूक्रेनी कामिकाजी ड्रोन बोट। रूस के एक्शन को लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ विरोधी विशेषज्ञ इसे रूस का ही प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस वीडियो को रूस ने जारी किया है वो डॉक्टेड है, जिसके जरिए रूस खुद को विक्टिम बताने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या यूक्रेन की आत्मघाती ड्रोन बोट रूस के समुद्री क्षेत्र में थी? अगर थी तो यूक्रेन की ड्रोन बोट का ऑपरेटिंग सेंटर कहां था? यूक्रेन ने ड्रोन बोट को मॉनिटरिंग करने के इंतजाम क्या किए थे? यानी सवालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय से वीडियो के साथ जारी की गई रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब देने की कोशिश भी की है, जिसमें साबित करने की कोशिश की गई है यूक्रेन की कामिकाजी बोट का टारगेट रूस का टोही जहाज ही था। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेनी फोर्स ने 6 अनमैन्ड कामिकाजी बोट की मदद से टोही जहाज प्रियाजोवे पर हमला करने की कोशिश की थी। इससे पहले कि यूक्रेनी बोट अपने मकसद में कामयाब होती, रूसी जहाज की सामान्य कार्रवाई में सभी बोट नष्ट हो गए। इस हमले में रूसी जहाज को कोई क्षति नहीं हुई। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने वो नक्शा भी जारी किया है जिसमें टोही जहाज और यूक्रेनी बोट की लोकेशन बताई गई है। दावे के तहत यह घटना क्रीमिया के सेवेस्तोपोल से 300 किलोमीटर दूरी पर ब्लैक सी के अंदर दक्षिण पूर्वी हिस्से में घटी है और ठीक इसी जगह पर रूस की मेन गैस पाइपलाइंस थी। वहीं इस ड्रोन बोट की मॉनिटरिंग अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन की मदद से रियल टाइम पर हो रही थी। यानी रूस ने इस घटना को होने से टाल दिया, जिसके बाद महाविनाश का द्वार ब्लैक सी में खुल सकता था, क्योंकि यूक्रेन अगर इस वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाता तो रूस के टारगेट पर अमेरिका डायरेक्ट आ सकता था। ब्लैक सी में रूसी शिप्स पर यूक्रेन के अटैक की ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी यूक्रेन ने रूस को समंदर में नुकसान पहुंचाया है। हालांकि पहले रूस के नुकसान को लेकर सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका, इसीलिए यूक्रेन तबाही से बच गया। लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि इस बार यूक्रेन की ड्रोन बोट से इस्तेमाल होने के न सिर्फ सबूत मिल चुके हैं, बल्कि अमेरिका के ड्रोन से मॉनिटरिंग होने का भी प्रमाण रूस के हाथ में है। अब अगर रूस रुकेगा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पिछले अनुभव इससे ज्यादा डरावने हैं। रूस के फ्रिगेट मोस्कवा पर 14 अप्रैल 2022 को अटैक हुआ था। हमले में मोस्कवा फ्रिगेट को बड़ा नुकसान हुआ था, जिसे रिपेयरिंग के लिए यार्ड ले जाया जा रहा था, लेकिन वो डूब गया। इसके बाद रूस के गुस्से से डरकर यूक्रेन और यूरोप ने अपने शिप ब्लैक सी से हटा लिए थे। हालांकि हमला किससे हुआ इसका खुलासा नहीं हुआ था, इसलिए कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद रूस ने ब्लैक सी में एडमिरल मकारोव को तैनात किया था। लेकिन ब्लैक सी में ही 29 अक्टूबर 2022 को माकारोव शिप पर हमला हो गया और यह हमला तब हुआ जब फ्रिगेट माकारोव सेवेस्तोपोल में डॉक किया गया था। लेकिन रूस के इस ताकतवर फ्रिगेट को किस हथियार से टारगेट किया गया इसका खुलासा नहीं हुआ। इसके बाद रूस ने ब्लैक सी में तैनाती बढ़ा दी, यहां तक कि अमेरिका के एक ड्रोन को सरेआम समंदर में गिरा दिया गया और यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में करीब करीब तबाही का बवंडर ही दिखने लगा था। लेकिन तब सबूत नहीं थे और अब सबूत हैं। लेकिन इस बार हमला नाकाम हो गया। अगर हमला कामयाब होता तो विश्व युद्ध तय था और यह आशंका 24 घंटे में दूसरी बार टली है। यूक्रेन ने खेरसॉव की एक इमारत पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी है, लेकिन इस मिसाइल का असली टारगेट वो शख्स था
जिसे नुकसान पहुंचाना तो यूक्रेन की तबाही तय थी। दरअसल यूक्रेन के टारगेट पर रूस के उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन यूक्रेन की तरफ से दागी गई मिसाइल इमारत में पहुंचने से पहले ही वो वहां से बाहर निकल चुके थे। यह अटैक यूक्रेन ने 11 जून को दिन में उस वक्त किया था जब रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव खेरसोन के क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, लेकिन उनका दौरा खत्म होते ही वो वहां से निकल गए और ठीक इसके बाद यूक्रेन की सशस्त्र सेना ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी, जिससे वो इमारत क्षतिग्रस्त हो गई जहां मंटुरोव पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन को मिली एंटी एयरक्राफ्ट गन विक्टर रूसी ड्रोन और जेट्स पर अटैक की तैयारी की जा रही है। उससे हवा और जमीन पर हमले में सक्षम है विक्टर। एयर स्ट्राइक को विक्टर से मिलेगा जवाब। यूक्रेन को चेक गणराज्य से मिली है विक्टर गन्स और इन गन्स के जरिए किस तरह से मदद मिलेगी यूक्रेन को वो दिखा रही है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवा और जमीन पर हमले करने में सक्षम है ये विक्टर गन्स चेक गणराज्य ने दी हैं यूक्रेन को। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने बाखमुत में जबरदस्त हमला किया था और 2 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेनी सैनिक घुस आए थे। हालात ऐसे हो गए थे कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन तक ने ऐलान कर दिया कि जीता हुआ बाखमुत रूस के हाथ से निकल सकता है। अब ऐसे ही हालात ज़ैपोरिज़िया में हो चले हैं, लेकिन रूस बाखमुत वाली गलती दोहराना नहीं चाहता। इसीलिए ज़ैपोरिज़िया में ऐसी अभेद्य दीवार तैयार कर ली गई है जिसके आगे यूक्रेनी सैनिक पस्त हो गए। यहां तक कि नेटो देशों से मिले हाईटेक वेपन भी काम नहीं आए। 100 घंटे में यूक्रेन की 17 कोशिशें नाकाम हो गईं। आखिर रूस ने कैसे कर दिखाया और पुतिन की किस प्लानिंग ने कीव से लेकर पेंटागन तक कोहराम मचा दिया, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। 100 घंटे ज़ैपोरिज़िया में घमासान। 100 घंटे 17 कोशिश यूक्रेन नाकाम। 100 घंटे रूस का पलटवार दे दनादन। यानी नाटो के जिन हथियारों के दम पर यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था, न सिर्फ रूस ने उन हथियारों को तबाह कर दिया, बल्कि ज़ैपोरिज़िया में घुसने की कोशिश करने वाले यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया। लेकिन इस दौरान जबरदस्त जंग हुई। दोनों तरफ खूब गोलाबारी हुई। 100 घंटे से ज्यादा वक्त तक बारूदी गर्जना होती रही, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं जिसमें कई बार तो रूस और यूक्रेन के सैनिक एकदम आमने सामने आ गए थे। रूस ने ज़ैपोरिज़िया को बचाने के लिए पूरी ताकत से हमला किया था, क्योंकि यूक्रेन नेटो के हथियारों के बल पर लड़ रहा था। उसे भरोसा था कि वो ज़ैपोरिज़िया की ये जंग जीत जाएगा। लेकिन रूस के पलटवार से न सिर्फ नेटो के हाईटेक वेपन तबाह हुए, बल्कि यूक्रेन को बाखमुत के बाद ज़ैपोरिज़िया में भी मुंह की खानी पड़ी। दरअसल ज़ैपोरिज़िया की जंग में पिछले 4 दिन से हर घंटे हालात बदले। कभी यूक्रेन रूस पर हावी दिखा तो कभी रूस। लेकिन 100 घंटे बीतने के बाद जब जंग थोड़ी थमी तो जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसने पेंटागन के भी होश उड़ा दी, क्योंकि यूरोपीय देशों और अमेरिका से मिले हथियारों की हवा निकल चुकी थी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रूस ने किस तरह यूक्रेन की घेराबंदी करके यूक्रेन के मंसूबे को रौंद दिया। इंजीनियरिंग रिमोट माइनिंग सिस्टम से हमला, यूक्रेन को मिले लेपर्ड टैंक तबाह, होवित्जर के परखच्चे उड़ाए, ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल को तहस नहस किया, फाइटर जेट Su-25 ने तबाही मचाई।
दरअसल रूस ने एक पुख्ता प्लानिंग के तहत इस हमले को अंजाम दिया। पहले रूस ने यूक्रेनी सैनिकों और आर्म्ड व्हीकल बटालियन को ज़ैपोरिज़िया में घुसने दिया, फिर पहला अटैक यूक्रेन की तरफ से होने दिया। उसके बाद यूक्रेनी सैनिकों की घेराबंदी करके ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। ऐसे में यूक्रेनी सैनिक कुछ समझ पाते इतनी देर में तो रूस के सैनिकों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। और तो और यूक्रेनी सैनिकों को आर्म व्हीकल और उनके टैंक्स तक लेने की और उससे हमला करने की नौबत तक नहीं आने दी। यहाँ तक कि हमले से बचने के लिए यूक्रेन ने एक रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया, जिससे रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों के पीछे ना आ पाए। ये ब्रिज ज़ैपोरिज़िया के याक्मेवका में था। यानी बाखमुत वाली गलती रूस ज़ैपोरिज़िया में दोहराना नहीं चाहता। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि यूक्रेन का दबदबा ज़ैपोरिज़िया में बढ़े। इतना ही नहीं, रूस ने जमीन और आकाश दोनों तरफ से हमले किए। ज़ैपोरिज़िया में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए T-90 टैंक की खेप मंगाई है। मिलिट्री ट्रेन पर नई खेप यूक्रेन की तरफ जाते हुए दिखाई दी। जाहिर है ज़ैपोरिज़िया से खदेड़े जाने के बाद ज़ेलेंस्की अब टेंशन में होंगे, क्योंकि इतनी तादाद में T-90 टैंक यूक्रेन पहुंचने का मतलब है कि रूस किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। वैसे भी यूक्रेन को ज़ैपोरिज़िया में जबरदस्त नुकसान हो चुका है, और इतना नुकसान सिर्फ 100 घंटे की जंग में हुआ है। रूस ने पिछले 2 दिन में यूक्रेन के 9 टैंक नष्ट कर दिए, जिसमें 4 टैंक जर्मन मेड लेपर्ड 2 थे। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया रीजन में यूक्रेन के 300 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 14 आर्म्ड व्हीकल और एक फ्रेंच होवित्जर को तबाह कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन को बड़ा झटका अमेरिकी फाइटिंग व्हीकल ब्रैडली के तबाह होने से लगा है। रूस ने 9 ब्रैडली को खाक में मिला दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने हवाई हमले में मैक्स प्रो आर्म्ड व्हीकल तबाह कर दिया, जिसे अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था। इसके अलावा रूस की रणनीति के आगे यूक्रेन की स्मार्ट माइन भी फेल हो गई, क्योंकि रशियन स्काउट ने स्मार्ट माइन को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद रूसी सेना और हाईटेक वेपन आगे बढ़े थे, जिन्होंने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। सोचिए, यूक्रेन की नेक्स्ट जनरेशन लैंड माइन तक को रूस ने तबाह कर दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव की कोशिश नाकाम रही, और वो हथियार भी काम नहीं आ पाए जिनके दम पर ज़ेलेंस्की का जोश हाई था। लेकिन ज़ैपोरिज़िया में रूस ने बता दिया कि फिलहाल जंग के बॉस पुतिन ही है, और जो उससे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। यह अलग बात है कि ज़ैपोरिज़िया में मुंह की खाने के बाद भी ज़ेलेंस्की को अकल नहीं आई है। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी से लेपर्ड टैंक की एक और डिमांड की है, वहीं नाटो देशों से हाईटेक हथियारों की। लेकिन ज़ेलेंस्की को इंतजार है फाइटर जेट्स की खेप का, जिसके सहारे वो क्रीमिया से क्रेमलिन तक तबाही मचा सकता है। शायद ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने उसी तरह के हमले का ट्रायल किया जिसे रूस ने फेल कर दिया। यानी ज़ेलेंस्की बड़ा जख्म खा चुके हैं और उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। जाहिर है अब वो आर या पार वाला अटैक करेंगे, जिसमें टारगेट पर ज़ैपोरिज़िया और बाखमुत रहेगा। जहां पर बाजी मारी तो क्रीमिया अगला टारगेट होगा, लेकिन उससे पहले ज़ेलेंस्की को पुतिन की किलेबंदी को तोड़ना होगा। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया गया है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट का संकट अभी तक नहीं टला है। हालांकि इस संकट को टालने के लिए IAEA की टीम लगातार काम कर रही है, हर तरह की व्यवस्था बना रही है ताकि चेरनोबिल जैसी त्रासदी से बचा जा सके। लेकिन जंग के बीच ये व्यवस्था अब भी नाकाफी मालूम पड़ रही है। आखिर प्लांट पूरी तरह से बंद करने के बाद भी क्यों मंडरा रहा है न्यूक्लियर संकट? इस रिपोर्ट में विस्तार से आप भी देखिए। काखोवका जलाशय में विस्फोट के बाद उभरे खतरे को टालने के लिए वो कदम उठाया गया है जो दक्षिणी यूक्रेन समेत क्रीमिया के उत्तरी हिस्से के लिए नया संकट खड़ा कर रहा है। ये कदम है न्यूक्लियर रिएक्टर को ब्लास्ट से बचाने के लिए ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को शट डाउन करना। आप
आपने बिल्कुल सही सुना। न्यूक्लियर के रिएक्टर से होने वाली तबाही को टालने के लिए प्लांट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सभी रिएक्टर्स को बंद कर दिया गया है। लेकिन यह तब किया गया है जब काखोवका जलाशय से पानी ज़ैपोरिज़िया प्लांट के लिए बनाए गए कूलेंट पॉन्ड में पहुंचना बंद हो चुका है। तो क्या प्लांट बंद होने के बाद भी खतरा बरकरार है? क्या ज़ैपोरिज़िया में ब्लास्ट अब भी हो सकता है? और ज़ैपोरिज़िया एनपीपी का संकट कब खत्म होगा? संकट खत्म कब होगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन हां, इतना तय है कि खतरा बरकरार है और प्लांट में ब्लास्ट अब भी हो सकता है। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब IAEA की बनाई व्यवस्था से मिल रहा है। लेकिन इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, पहले इसे समझ लीजिए। काखोवका जलाशय का पानी 12.8 मीटर तक गिरना अंतिम सीमा थी, लेकिन IAEA ने 11 मीटर तक न्यूक्लियर प्लांट तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। इस बीच दूसरे विकल्प तलाशे गए, लेकिन न्यूक्लियर खतरे को टाला नहीं जा सका। इसलिए ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को कोल्ड शटडाउन में डाल दिया गया। लेकिन प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर का ईंधन अब भी जल रहा है और रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की दरकार बनी हुई है। यानी नाभिकीय विखंडन जारी है और विखंडन श्रृंखला प्रक्रिया एक सीमा पर निश्चित समय तक जारी रहेगी, जिससे रिएक्टर में गर्मी बढ़ने से ब्लास्ट का खतरा बरकरार है। मतलब साफ है कि न्यूट्रॉन की संख्या अब भी बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि इस संकट से बचने के लिए व्यवस्था क्या हो रही है? क्या यह संकट टल सकेगा? इस सवाल का जवाब IAEA की तरफ से हो रही व्यवस्था के आधार पर समझ लीजिए। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को रोकने पर काम शुरू हो गया है। रिएक्टर की गर्मी और दबाव को रोकने के लिए कंट्रोल रॉड डाली जा रही है। हालांकि रिएक्टर कोर में कंट्रोल रॉड डालने से चेन रिएक्शन रुक जाएगा, लेकिन ईंधन खत्म होने तक रिएक्टर का दबाव बढ़ता रहेगा, जिससे खतरा बरकरार रहने की संभावना है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के साथ टकराता है तो बेरियम, क्रिप्टॉन और एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन और भी निकलते हैं। इन 3 रिएक्शन से फिर से 9 जो है न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, 9 से फिर 27 प्रोड्यूस होंगे और इस तरह से एक अनकंट्रोल जो है रिएक्शन हो जाएगी। और जब अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगी तो फिर इसको जो है रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। तबाही हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा तबाही हो सकती है। अब सवाल यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हुआ तो क्या होगा? जवाब रेडियोधर्मी सामग्री के फैलने और रेडिएशन के प्रसार के समीकरण से मिलता है, जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री से नीपर नदी के जरिए ब्लैक सी पर खतरा होगा, वहीं दूसरी तरफ रेडिएशन तबाही मचा देगा। रेडिएशन जैसे मान लो कि हमने सुना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक हुआ है, रेडिएशन अगर स्पेस में आ जाएगा तो स्पेस में आने से जो रिएक्शन होगी वो अनकंट्रोल वे में होगी और इससे जो है रेडिएशन चारों तरफ फैल जाएगा। रेडिएशन फैलने से DNA को डैमेज भी हो सकता है। DNA डैमेज हुआ तो कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जो करंट जनरेशन है सिर्फ उस पर फ़र्क पड़ेगा, आने वाली जनरेशन पे भी फ़र्क पड़ सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर मारियाना बजरेन का दावा है कि रेडिएशन हवा की दिशा पर निर्भर है और दिशा पश्चिमी हो सकती है, जिसमें रूस का एक बड़ा हिस्सा समेत पूरा यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेक, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और आइलैंड से भी आगे आइसलैंड तक रेडिएशन की चपेट में होंगे। यानी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट बंद जरूर कर दिया गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। पहले से बंद 5 न्यूक्लियर रिएक्टर में भले ही चेन रिएक्शन ना दिखें, लेकिन छठा रिएक्टर किसी भी वक्त विनाश ला सकता है, यूरोप की तबाही का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। काखोवका डैम ब्लास्ट से बाढ़ का कहर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। अब तक 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। बाढ़ वाले इलाकों में 42 लोग अब भी लापता हैं। खेरसौन इलाके से 7 बच्चे लापता हो गए हैं। 3800 घर अब भी पानी से घिरे हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन के 2 ऐसे मददगार हैं जो सबसे ज्यादा हथियार दे रहे हैं। उन्हीं हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की रूस को हराने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन में लगातार कुछ हादसे हो रहे हैं। कहीं आग लग रही है, कहीं फ्यूल टैंक में विस्फोट हो रहा है, तो कहीं
सवाल ये भी उठने लगे हैं कि इसके पीछे रूस तो नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं जब से नेटो देशों ने यूक्रेन को हाईटेक हथियार सप्लाई किए हैं तभी से पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। लाल सागर में क्रूज में आग, क्रूज पर ब्रिटिश नागरिक सवार, अमेरिका में फ्यूल टैंक में विस्फोट से हाईवे को बड़ा नुकसान, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल स्टेट में आग, जान बचाने को भागे लोग। 48 घंटे में 3 जगहों पर 3 बड़ी घटनाएं हुई और इन तीनों घटनाओं में एक बात सबसे कॉमन है कि तीनों घटनाएं उन देशों से जुड़ी हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। फ्यूल टैंक में आग अमेरिका में लगी और बाकी 2 घटनाएं ब्रिटेन की हैं और ये सब जानते हैं कि यूक्रेन को हाहाकारी हथियार देने में अमेरिका और ब्रिटेन सबसे आगे है। तो क्या इसका कनेक्शन रूस से हो सकता है? क्या इसका कनेक्शन पुतिन की उस धमकी से है जिसमें पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन को हथियार देने बंद नहीं किए तो वो उन देशों को छोड़ेंगे नहीं जो लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या पुतिन के जासूसों की फौज मिशन पर लग चुकी है जो बार बार अमेरिका और ब्रिटेन में हमले को अंजाम दे रहे हैं? हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, न ही अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से बयान आया है, लेकिन कयास खूब लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस अमेरिका में फ्यूल टैंकर में विस्फोट हुआ वो उस वक्त हाईवे 95 से गुजर रहा था। यह हाईवे पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में पड़ता है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आग की लपटें कई फीट ऊपर तक उठने लगी और काले धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर से दिख रहा था। विस्फोट की वजह से हाईवे 95 का कई मीटर का हिस्सा पूरी तरह टूट गया था, ट्रैफिक जाम हो गया था। सोचिए अगर फ्यूल टैंकर किसी रिहायशी इलाके में जा घुसता तो तबाही कितनी भयानक होती। बताया जा रहा है कि हाईवे को ठीक करने में कई हफ्ते का वक्त लग जाएगा। अब इस दूसरी घटना को देखिए। ब्रिटेन के ब्लैकबर्न इंडस्ट्रियल इलाके में अचानक से आग लग जाती है। आग इतनी भीषण थी कि पूरा इलाका कुछ मिनटों में आग की लपटों में घिर गया। आसपास की फैक्ट्री में काम रोकना पड़ा। उस इलाके में मौजूद लोग भागने लगे। पास ही मौजूद रिहायशी इलाके तक भी आग की लपटें जा पहुंची, जिससे घबराकर लोगों ने इलाका छोड़ दिया। इसी तरह की एक घटना मिस्र के लाल सागर में हुई। हालांकि क्रूज मिस्र का था, लेकिन उस पर सवार नागरिक ब्रिटेन के थे। क्रूज पोर्ट से निकला ही था कि अचानक से आग की लपटों में घिर गया। फायर फाइटर ने जैसे तैसे लोगों को रेस्क्यू कराया, लेकिन अभी भी 3 ब्रिटिश नागरिक लापता हैं। तीनों ही मामलों में अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। ठीक पिछले कुछ दिनों में हुई इसी तरह की घटनाओं की तरह ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि एक ही तरह की घटनाएं उन देशों में ही क्यों हो रही है जो यूक्रेन के मददगार हैं। तो क्या ये समझा जाए, पुतिन ने उन देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।